नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर भाई। राजू भाई नमस्कार नमस्ते। और स्वागत। ईरान इजराइल में जो चल रहा है, मैं भी लगातार अपडेट कर रहा हूं, दूसरे सोर्सेज से भी आपको लगातार खबरें मिल रही हैं। कल रात को जो किया है इजराइल ने, किसी भी शरीफ दुनिया में उसको अपराध कहा जाता है, युद्ध अपराध कहा जाता है। प्रेस टीवी, इनफैक्ट जो सूचना भवन आप कह सकते हैं, हमारे यहां जैसे सूचना भवन है, ईरान सरकार का जो सूचना भवन है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, अखबारों के दफ्तर हैं, वहां पर हमला किया गया। उद्देश्य ये था कि उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए ताकि लोगों के पास वो खबरें ना पहुंचे जो ईरान पहुंचाना चाहता है और केवल इजराइल का प्रोपेगेंडा चलता रहे। हालांकि ये लड़ाई इजराइल को पड़ बहुत महंगी रही है। लगातार ट्रंप से अनुरोध हो रहा है, लगातार ट्रंप से कहा जा रहा है इस जंग में शामिल हो। ट्रंप के बारे में अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अमेरिका के इतिहास में इससे घटिया और इससे मूर्ख राष्ट्रपति न हुआ था, और मैं तो यही चाहूंगा कि आगे भी ना हो, लेकिन आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। वो ईरान को धमकी दे रहा है तेहरान खाली करने का, और यहां सारी दुनिया, यहां तक कि हिंदुस्तान की भी सरकार जो है, वो तेल अवीव और तेहरान दोनों खाली करने की बात कर रही है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी बात कही है, चाइना के राष्ट्रपति ने एक बड़ी बात कही है कि दुनिया यूएन के बिना भी चल सकती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सीधा मतलब है कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं रह गया है। खैर, इजराइल में अगर सबसे ज्यादा कहीं नुकसान पहुंचा है तो हाइफा पोर्ट पर पहुंचा है। हाइफा पोर्ट को मैं बार बार कहता हूं कि वो इजराइल के मुंबई जैसा है, और हमारे राजू भाई भी मुंबई से हैं, तो समझते हैं कि हाइफा पोर्ट का मतलब क्या होता है। पोर्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं और आर्मी के अड्डे हैं, सब कुछ हाइफा के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि हाइफा से लेकर मुंद्रा पोर्ट तक अगर किसी का राज चलता है तो वो है हमारे आदरणीय, परम आदरणीय अडानी जी। तो हाइफा पोर्ट में उनके इंटरेस्ट हैं। जब बमबारी हुई तो उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऐसे ही कहना है कि मकान गिर जाए सारा का सारा, उसके बाद आदमी कहे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। खैर, जो भी है, जैसे भी है, अडानी, इजराइल और भारत का एक रिश्ता अजीबोगरीब तरीके से बना है। हथियार बनाते हैं अडानी, वो कुछ नहीं करते हैं, इजराइल के हथियारों की रीलेबलिंग करते हैं। मैं बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा। यूट्यूब की दिक्कत है कि 25 मिनट लगातार बोलने की आदत पड़ जाती है, इसलिए मैं खुद को रोकता हूं और बिना किसी सवाल के राजू भाई से इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी चाहता हूं। मैं लगातार बात कर ही रहा हूं अपने चैनल पर, लेकिन मैं चाहता था कि राजू भाई से भी सुना जाए कि इस पूरे मुद्दे को वो किस तरह से देख रहे हैं। राजू भाई, योर पहले टर्न। तो हम ईरान की जो टेलीविज़न नेटवर्क है, उसके ऊपर जो बमबारी हुई, उसको कंडेम करना चाहिए। ईरान ने पूरी तरह से हालाँकि कल कल ईरान की एम्बेसी भारत में जो है, उसने ये अपील भी की है कि अपील इंडिपेंडेंट की है जर्नलिस्ट जो है उन्होंने, उसको, हाँ, ले कंडेम करना चाहिए। और मैं ईरान की एम्बेसी की इस आवाज से पूरी आवाज मिलाकर, ये बात रह गई थी, मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। कहीं भी प्रेस पर इस तरह से आक्रमण करना, प्रेस पर हमला करना बिल्कुल गलत है, जो शुरू में मैंने कहा। जी राजू भाई। तो मैं भी उसको कंडेम करता हूँ और शुरुआत करते हैं। कि देखिए, पहली बात तो ईरान के साइंटिस्ट को मारना और ईरान के जर्नलिस्ट को मारना, वहाँ पर जाकर मोसाद द्वारा और उसके इंटरनल लिंक्स यूज़ करके, ये इज़राइल द्वारा एक अपने आप में किसी भी देश के संप्रभुता पर आक्रमण था। और ऐसा आक्रमण कोई देश, कोई जिसको अपना स्वाभिमान है, ऐसा देश वो सीज़ फायर दूसरे से एक्सेप्ट करने वाले देशों के नेता छोड़ दीजिए। लेकिन जिनको आत्मसम्मान है जिस देश के प्रमुख को, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस तरह से हो और शांत बैठे रहे। तो ईरान जो कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक शांत रहने के बाद, उससे पहले भी उनके लोगों को मारा गया था उन्हीं ईरान ईरान में, और वो उसमें पेजर बॉम्ब यूज़ किए गए थे, आपको याद होगा। तो इज़राइल, दमास्कस दमास्कस में तो ईरान ईरान की एम्बेसी में हमला करके मारा गया था। हाँ, और ये जो है, इज़राइल खुरापात इसलिए कर रहा था कि नेतन्याहू के लिए एक लाइफ़लाइन है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वैसे नेतन्याहू जी भी हैं वहाँ पर। तो उनको करप्शन चार्जेस जो हैं, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि निरंतर युद्ध चालू रखो। तो वो अपनी साख बचाने के लिए पूरे इज़राइल के लोगों को दाँव पे लगाए हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको लगा कि गाज़ा में जो बच्चे थे, अस्पताल थे, स्कूल्स थे, उसे जिस तरह से बर्बाद किया गया बमबारी करके, उसी तरह से ईरान को भी कर लेंगे।
लेकिन ये बात ये हुई कि ईरान ने जो रिटेलिएशन किया उसमें आयरन डोम नाम का जो डोम था वो आयरन का नहीं मोम का था, वो सबको पता चल गया, पहली बात तो। दूसरी बात जो आपने हाइफा पोर्ट की कही, उसमें जबरदस्त क्षति हुई है, और जो मीडिया कंट्रोल में है अडानी ग्रुप के और अडानी ग्रुप के मित्रों के, या फिर जो जियोनिस्ट लॉबी के कंट्रोल में है, उनके तरफ से आया है जो सीएफओ, जिन्होंने तिरंगा लहरा कर कहा था ना देशभक्ति के भाषण, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, उसका जो खुलासा है उसी को सबने लगाया है, और इसी के आधार पर ग्रोक से लेके हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि हाइफा में अडानी को नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली ये है कि हाइफा क्या, बाकी सारी रिफाइनरीज और पोर्ट्स इजराइल ने बंद करने पड़े हैं, इजराइल को बंद करने पड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद पे नुकसान हुआ है, और अडानी का नुकसान हुआ है। अडानी के नुकसान के बारे में दो चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। एक तो शेयर मार्केट को झूठे बातों से गिरने से बचाने के लिए ये उनका झूठ बोला जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये है कि हाइफा पोर्ट में जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर कोई आगे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अडानी में इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि दुनिया भर में क्रिमिनल घोषित है वो कई कई देशों में। तो इसमें हमारे सीधा हमारे प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से या अर्थ मंत्रालय के हस्तक्षेप से, स्वाभाविक रूप से पीएम को सम्मति बिना अर्थ मंत्रालय कुछ नहीं करता। एलआईसी के जो हमारे पैसे थे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो पैसे अडानी को दिए गए ये हाइफा पोर्ट में। तो अगर बमबारी में हाइफा पोर्ट की जो क्षति होती है, तो अडानी का 70% जो स्टेक्स है वो हमारे स्टेक्स है, एक्चुअली वो एलआईसी के स्टेक्स है। तो एलआईसी को इस तरह से दांव पे लगाने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहली सरकार और पहला उद्योगपति भारत को एक तरह से विनाश की तरफ ले जा रहा है, यहाँ अंडरलाइन करके, क्योंकि हम अपनी तटस्थता अगर कायम रखते, और हम ईरान हमारा दोस्त देश है, ईरान ने हमारे उधार में इतने सालों से ऑयल दिया है, ईरान ने हमसे बार्टर भी किया है, ईरान ने रुपीज में हमसे पैसा लिया, और कश्मीर के मामले पर ईरान जितना खुलकर, बहुत थोड़े देश है जो सामने आए और हमें सपोर्ट किया, फिर भी हम अपनी मित्रता नहीं निभाए, और हमने ईरान कल कंडेम करने के लिए कहता था, तो हम लोग आपने और हमने कंडेम किया, लेकिन सरकारी और आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं आया है। मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता। राजू भाई, आपको टोक नहीं रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं कि आपकी भी एक उम्र हुई, मेरी भी एक उम्र हुई। ठीक है, आपके बाल काले हैं, मेरे थोड़े ज्यादा सफेद हो गए हैं, लेकिन हम लोग की दोनों सर की ये उम्र कलर है। हुई। हाँ। हमने दुनिया देखी है और भारत को देखा है कम से कम। आज तक कभी आपने, ये जोड़ लीजिएगा जो आप कह रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं इसमें, आज तक कभी आपने ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सरकार देखा है भारत का जिसने इस तरह की दुनिया को हिला देने वाली ये जंग है? राजू भाई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बढ़ी तो ये आलमी जंग भी, मतलब एक वर्ल्ड वार में भी कन्वर्ट हो सकती है, रीजनल वार में कन्वर्ट हो सकती है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। एंड वी डोंट हैव एनी स्टैंड। आपका विदेश मंत्री कहता है मैंने एक्स से भी, ईरान से भी फोन पे बात की और मैंने इजराइल से भी फोन पे बात की। मतलब मैं जो यहां कहना चाहता हूं, आप जानते हैं वो नहीं कह सकता हूं, जो जबान पे शब्द है वो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इस तरह की विदेश नीति कहीं देखी है और उसके बाद आप कहते हैं कि दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ? सर अब हमारे साथ आज आज की तारीख में दुनिया में कोई खड़ा नहीं है, और हमारी सरकार, हमारी रिजिम, हमारा जो मुखिया, सारे लोग ऐसे अलग थलग पड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम लोग बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हिंदुस्तान, और भक्तों के लिए मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि कल 13वीं बार ट्रम्प साहब ने बोला कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर मैंने कराया, तब एएनआई की स्मृति प्रकाश जी, जो अनऑफिशियली या अनक्राउंड यानी बेताज बादशाह है आज के तारीख में हमारे गोदी मीडिया की, उन्होंने ट्वीट पे कोट किया और डाला, अरे भाई कितनी बार कहोगे और कितनी बार कहोगे, अब बस करो ना। तो उसके ऊपर एक इंसान ने, एक बहुत भद्दी नहीं लेकिन मजाकिया कमेंट की, थोड़ी भद्दी लग सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आप शुगर डैडी भी चाहेंगे और वो कुछ बोले भी नहीं, ये भी चाहेंगे, ये दोनों नहीं हो सकता। तो ट्रम्प साहब आपके शुगर डैडी है, आप लोगों के गोदी मीडिया के और और यही बात मोदी जी कह देते, ठीक है बर्थडे पे विश नहीं किया इस बार, ट्रम्प को अपना गुस्सा दिखा दिया, लेकिन यही कह देते कम से कम कि बस कीजिए भाई, बहुत हो गया, आप झूठ कितना बोलेंगे? ये कोई बड़ी सर बात तो मैं है नहीं। सर मैं मैक्रान जैसा आदमी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसा आदमी, जर्मनी का राष्ट्रपति जाके उनको बर्थ सर्टिफिकेट उनके दादा का देता है, बताता है कि देखो तुम्हारे दादा भी जो है जर्मनी से यहाँ आए थे।
सब कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। खैर, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए, बात भटक जाएगी। सर मोदी जी ने ट्रम्प को बर्थडे विश इसलिए नहीं किया, आप समझिए, ये गुस्सा दिखाने के लिए नहीं किया। सर गुस्सा दिखाने लायक अगर ये होते तो वो सीज़फायर के टाइम ही गुस्सा दिखाते। ये कायरता है और इन्होंने क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ। मस्क साहब को उन्होंने कुछ ट्वीट में टैग किया था, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। अगर मस्क जवाब नहीं दे रहे हैं तो ट्रम्प क्या जवाब देंगे, और उससे फिर एक बार हंसी होगी, इसलिए इन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया। ये गुस्सा-वुस्सा कुछ नहीं। सर मोदी जी को गुस्सा सिर्फ भारत की जनता पे आता है जो गरीब है और शरीफ है, जो कानून का पालन करते हैं, उनका दमन करने के लिए, और विपक्ष, यही मोदी जी को गुस्सा के काबिल है। बाकी लोग सर जो जिनके पास बल है, धन है और शक्ति है, उनकी चरणों में हम दासता स्वीकार चुके हैं। वो हैप्पी बर्थडे करने के लिए भी एक आपको लेवल चाहिए, वो भी नहीं रही है। उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने हैप्पी बर्थडे नहीं किया, क्योंकि मस्क साहब उनके ट्वीट को रिट्वीट भी नहीं करते और कोट भी नहीं करते और थैंक यू भी नहीं लिखते, इतना भी नहीं, लाइक का बटन भी नहीं दबाते सर। तो ट्रम्प साहब नहीं दबाएंगे इस डर से वो किया गया नहीं। और दूसरी बात, G7 के मीटिंग में आप देखिए, वो मैं तस्वीर आपको भेजता हूं, आपको भेजने लायक है। मोदी साहब का खड़ा रहना ही भारत का कहा, भारत की स्थिति को दर्शाता है। और देखा है, सबने सबने देखा है। ठीक है, जार सबने देखा है तो असल में राजू भाई, G7 में जाना ही नहीं चाहिए था इस बार। जिस तरह से कनाडा के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि हमने आमंत्रण नहीं भेजा, उसके बाद कहना चाहिए था कि हम भाड़ में जाओ, हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन गए। खैर छोड़िए नहीं, उसकी ये। बात मैं बात उसमें बात कहना चाहता हूं कि G7 में भी मोदी जी के आगमन से पहले ही ट्रम्प चले गए थे, तो बात होने का संभावना ही नहीं बची। वहां पर कुछ एक हग-वग हो जाता तो दुनिया में यहाँ भक्त लोगों के लिए थोड़ा सा स्टेरॉइड मिल जाता ऐसी स्थिति में। लेकिन ट्रम्प तो जबकि लौट आया। वो ट्रम्प लौट आए, तो बात ये है कि सर अभी ये वॉर जो है वो किसी एक देश का दूसरे देश से नहीं है। नेतन्याहू का सरफरापन, और उन्होंने 2002 से जो अशोक जी जो किया है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके इराक को तबाह कर दिया। हालांकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं था इराक में, वैसे ही ईरान का भी वो कर रहा है, और उसको साथ अमेरिका देगा ऐसा उनको लगता है, और दे भी सकता है। अगर अमेरिका उसको साथ देते हैं तो समझ लीजिए कि ट्रम्प जी की प्रेसिडेंसी की इनिंग खत्म बहुत जल्द हो जाएगी। और दूसरी चीज, आप मतलब मोदी का भी इस्तीफा करवा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत जल्दी होगा। ट्रम्प का भी इस्तीफा करवा रहे हैं, आप सर चाहते क्या है? मैं सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सर। ये लोग अपने आप खुद अपने अपने देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कुल्हाड़ी पैर पे मारते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैर जाके कुल्हाड़ी पे मारते हैं। तो ये लोगों में से ये लोग हैं, तो मैं क्या करूं। मैं बस विश्लेषण करता हूं। मैं सर उनको जानता तक नहीं। मैं ट्रम्प सामने आए तो मैं डर जाऊंगा। इतना बड़ा आदमी मैंने देखा नहीं है लाइफ में सर। तो इतना अमीर आदमी तो देखा नहीं, कम से कम बड़े आदमी मैंने बहुत देखे। और मोदी जी भी अब इतने अमीर है क्योंकि अडानी अमीर है, तो उनको भी देख के मैं डर जाऊंगा। उनको हालांकि मैंने देखा है करीब से, लेकिन अब नहीं देख सकता क्योंकि सर बहुत अमीर है वो। और अमीर लोगों से हर गरीब आदमी को और जर्नलिस्ट को डर लगना चाहिए, और तो ये डर है। तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि ट्रम्प कैसी कैसी साहब, बातें कर रहे हैं? जर्नलिस्ट आराम से जाकर डिनर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं डर लगना चाहिए। सर जर्नलिस्ट तो ये दोस्त अमीर होते हैं शब्द है नेताओं वो के। आपने हटा दिया, हम जर्नलिस्ट हम बोला। हम आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। अब ये लोग जर्नलिस्ट हैं जो आराम से किसी के साथ भी डिनर करते हैं। खैर छोड़िए। हाँ, सर एक 15 करोड़ सवाल मैं आपसे सर पूछ लूं 15 इसके करोड़ की साथ-साथ। पैकेज मिलती सर 15 करोड़ की पैकेज मिलती है। वो जर्नलिस्ट गरीब नहीं है ना, अमीर है। अमीर अमीर के साथ ही खाना खाएगा। ये भी ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ईरान इजराइल जो वार चल रहा है और अभी जिस तरह की हालत है, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, मैं तो फॉलो कर ही रहा हूं, मेरे दिमाग में जो कुछ है मैं शेयर करता हूं। आप इस पूरे वार को किस तरह देख रहे हैं और किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सर एक बात है कि ईरान की रिटेलिएशन, ईरान अगर पहले दिन मुझे लगा था, मेरा भी आकलन गलत था उस दिन। मुझे लगा कि ईरान के पास सिर्फ बातें करने के सिवाय कुछ नहीं है, वो बात ही कर रहा है। एक दिन तो ऐसा ही चला, लेकिन वो ईरान की अपनी शांति थी, उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा अपने आप पर। और दूसरे दिन से वो जो रिटेलिएट किए, उससे ये हुआ कि वो उनका तो गाजा तो होना दूर चीज है, टेल अवीव और हाइफा का गाजा होना शुरू हो गया। तब मुझे ऐसा लगा, और दुनिया भर में ये बात फैली हुई है अब, नेतन्याहू ने सबसे बेहतरीन चीज लाइफ में अगर कोई की है तो सारी दुनिया को उनके खिलाफ एक कर दिया।
अब अमेरिका की एक अपनी मजबूरी है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, वरना अमेरिकन लोगों से आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे ये हमारा युद्ध नहीं है, ये नेतन्याहू का युद्ध है, हम क्यों पड़े उसमें, ये कह रहे हैं वो अरे ऑनलाइन मागा यानी। टीम के लोग, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टीम के लोग, टकर कार्लसन और इस तरह के लोग जो हैं, आज तो टकर कार्लसन को ही लगभग गाली दी है ट्रंप ने। हाँ हाँ, तो वो लोग जो ट्रंप को हीरो बना के घूम रहे थे, वो ही कह रहे हैं कि ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है। देखिए ट्रम्प जी ने कहा था कि मैं 2 युद्ध रोकूंगा, उन्होंने 3 शुरू किए। तो अब उनके लिए भी एक दुविधाजनक स्थिति है कि कहाँ जाएं। और वो एक मंजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है सर, वो बिजनेसमैन है और वो उनका रोज का मूड अलग रहता है। तो नेतन्याहू के लिए भी ये दिक्कत है कि आज का मूड साहब का कैसा रहेगा, उसके ऊपर खेल है। पहले वाले प्रेसिडेंट्स जो थे अमेरिका के, उनका एक पॉलिसी के हिसाब से वो चलते थे, वो पॉलिसी फाइनल रहती थी और आदमी कोई भी हो उससे बात की जा सकती थी। यहाँ पर ऐसा खेल नहीं है, नेतन्याहू को हर दिन ट्रम्प के नए टेंट्रम्स को झेलना पड़ रहा है और ये बात उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि सामने और लोग भी अब पूछ रहे हैं, ये गिरिस गए थे नेतन्याहू, तो इजरायली लोग पूछने लगे यार हमको बमबारी के नीचे रख के आप कहाँ गए। और दूसरी आप गंभीर बात मैं बताता हूँ कि इजरायली नागरिक और अमेरिका के नागरिकों को बाहर जाने से रोक रहे हैं नेतन्याहू, इसलिए वो क्योंकि एक तरह से उनको बंधक बना रहे हैं। बंधक बना लिया है। तो इजराइल ने जो जितने वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जो भी कर सकते हैं सब नेतन्याहू ने कर दिए। अब नेतन्याहू का न्यूरेमबर्ग ट्रायल जैसा ट्रायल होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है और ईरान हटने वाला नहीं है सर। ईरान वो देखिए 67 कंट्रीज 67 देशों ने इराक को सपोर्ट किया था और इराक ईरान वॉर चला था, 10 साल चला, लेकिन इराक जीत नहीं पाया ईरान के सामने। ईरान की एक अपनी कल्चर है और ईरान की कल्चर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम दोस्त हैं उनके, भारतवासी। ये ईरान के लोग ये समझे कि भारत की सरकार का मतलब भारत के देश के लोग नहीं है, भारत की बिल्कुल। सरकार कुछ भी करे, ना ही ट्रॉल्स हैं, और ना ही ट्रॉल्स ना हैं। ही ट्रॉल्स ना ही अंधभक्त। तो भारत की सरकार की नीति बदले, लेकिन लोगों की नीति नहीं बदली है। हमारा दोस्त ईरान है और रहेगा। तो ईरान की एक बहुत बड़ी कल्चर है और हमारे हमारे साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। और वो पुराना रिश्ता मोदी जी का हर हर जगह पुराना रिश्ता होता है वैसा नहीं है, एक्चुअल कल्चरल सोशल टाइज है हमारे, फाइनेंशियल। तो सर ईरान का इतिहास देखिए आप निकाल के, ईरान ने हार कभी मानी नहीं और लड़ने वाले लोग हैं वो सर। देखिए 57 अरब कंट्रीज हैं, वो लार टपक रही है उनकी अमेरिका के सामने और ईरान बादशाह की तरह खड़ा रहा है उस रीजन में। ये अपने आप में दिखाई देता है कि शेर कौन है और कौन सीज फायर करता है एक दूसरे पोस्ट से। तो 56 इंच की जरूरत नहीं सर, 86 साल के व्यक्ति हैं वो, ईरान के सुप्रीम लीडर, और उनके नसों में सिंदूर नहीं खून बहता है सर। इजराइल इजराइल की पैदाइश से पहले उनका जन्म हुआ है, जो वहां के 1939 हाँ 1939 में। 39 में खामनेई साहब का जन्म हुआ है। इजराइल तो 48 में पैदा हुआ है, तो इजराइल से दूसरा उम्र में भी वो 9 साल बड़े हैं। सर दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब उनका जन्म हुआ है, इसका हाँ, मतलब। तो बिल्कुल। तो नहीं, तो बात यह है कि ना ही उन्होंने 56 इंच का कभी दावा किया, लेकिन जब वक्त आया तो वाकई में उन लोगों को दुनिया भर को पता चला कि मानना पड़ेगा। देखिए आप उनसे मतभेद रख सकते हैं क्योंकि वो तानाशाह है और उनकी मिलिट्री जो वन पार्टी रेजिम है वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी वो तो शूरता वो तो और वो तो पूरे अरब में है। सर वो अरब तो में क्या, सीसी भी है। सर अमेरिका में भी अभी तानाशाही है, आप क्या बोल रहे हैं अमेरिका अरब। में भी तानाशाही है, सिस्टम की तानाशाही है, इजराइल के अंदर सिस्टम की तानाशाही है। कोई भी राष्ट्रपति बने इजराइल का, वो फलस्तीनियों के साथ अरब में वही बिहेवियर करता है, और अगर जरा भी इधर उधर करता है तो याजक की तरह उसको मार दिया जाता है। तो देखिए मैंने सबसे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अंडरलाइन बताता हूं। जिस दिन नेतन्याहू को अपना ट्वीट में, अपने पोस्ट में, यानी एक्स पे पोस्ट में ईरान की जनता को आह्वान करना पड़ा कि आप बगावत कीजिए प्लीज, तब आप समझ जाइए कि ईरान ने, नेतन्याहू ने मन से हार मान चुकी है बगैर अमेरिका के मदद के। तो ये बात तो स्पष्ट है सर, और अमेरिका की मदद को लिमिटेशन है क्योंकि चाइना, रशिया और पाकिस्तान तीनों अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। और वही आपका मैं ध्यान दिला रहा था कि चाइना ने जिस तरह से ट्वीट किया है, और देखिए चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वो बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, पुतिन, और उनसे आप जितना भी ज्यादा असहमति रखिए, तानाशाह कहिए, लेकिन लिखते बोलते ये लोग बहुत तोल के हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें, किसी को भी बर्थडे दे दें, ये सब आप उनके ट्विटर पे दिखाई नहीं देगा।
बहुत ही लिमिटेड और बहुत कम बोलते हैं। और उन्होंने लिखा है, जो पहली लाइन है, द वर्ल्ड कैन डू विदाउट यूएन। जी। और सबसे सबसे मेन चीज जो है वो पुतिन और शी जिनपिंग जी के बारे में ये हम लोग कह सकते हैं, सर वो तानाशाह है लेकिन मूर्ख तानाशाह नहीं है, जो दुर्भाग्य से कुछ देशों के नसीब आए हैं। तो वो इंटेलिजेंट लोग हैं, और आप पुतिन का तो देखते हैं, जिस देश में जाता है उस देश की भाषा बोलते हैं, और वो खबर तो ऐसे रखते हैं, और बात जिस तरह से करते हैं वो कमाल की होती है। शी जिनपिंग की भी वैसी है, और चाइना ने जहां जहां पहुंची है, चाइना जहां पहुंचा है वहां हमें 25 साल भी नहीं लगेंगे, और भी लग सकते हैं। इस इन 11 साल में हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो बात बिल्कुल। यह है सर, मैं कुल मिला के एक बात आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूँ, इस युद्ध का अंजाम कुछ भी हो सर, इस युद्ध के बाद में आरएसएस, भाजपा भारत में और दुनिया में इजराइल अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेगा, और जो रेजिम्स है वो नेतन्याहू और मोदी दोनों अपनी तख्त से हटाए जाएंगे। ये बात भी आप पक्की याद रखिए, क्योंकि अडानी को जिस तरह से चोट पहुंचेगी इस युद्ध के बाद, वो सोच नहीं सकते, क्योंकि अडानी ने इजराइल को हथियार बेचे हैं। ये कोई भी दुनिया के जो देश है खाड़ी में, आखात में, वो भूलेंगे नहीं सर। ड्रोन्स बेच रहे हैं, अभी भी दोनों तरफ से फायदा उठा रहे थे। यहाँ ईरान का ऑयल ले रहा है, इसलिए अमेरिका उनके इंक्वायरी कर रहा है, वहां इसराइल को भी ड्रोन दे रहे हैं। अरे मुझे वो कॉर्नर की दुकान दे दो जहां दोनों तरफ से फायदा हो, ये वाली बात है। ये आरएसएस का स्टाइल है टिपिकल, और ये अडानी फॉलो करने गया। उसके दुर्भाग्य से ये वॉर उसने सोचा नहीं था, एंटीसिपेटेड वॉर नहीं था, जो शुरू हुआ गया नेतन्याहू की एरोगेंस से। इस एरोगेंस से आपको तो मालूम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी एक व्यक्ति के एरोगेंस से शुरू हुआ, उसका अंत सिर्फ क्या हुआ वो आपको मालूम है। सिर्फ एक व्यक्ति के एरोगेंस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई मतलब ही नहीं था, कोई चाहता ही नहीं था। लास्ट लास्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, एकदम पॉइंटेड एक लाइन का सवाल। क्या आपको भी लगता है कि इजराइल की दोस्ती के चक्कर में भारत ने पूरे अरब वर्ल्ड को अपना दुश्मन अगर ना भी बनाया हो तो दोस्त नहीं रहने दिया है? 100% सर। और इसराइल की दोस्ती नहीं है, नेतन्याहू की दोस्ती और मोसाद की मदद, और इलेक्शन और पेगासस के लिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक तानाशाह शासक ने भारत को ऐसी खाई में डाल दिया, विदेश नीति को, जिस खाई से निकलने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। जो नेहरू और उनके बाद के सारे प्रधानमंत्रियों ने जो रेखा खींची थी, इवन अटल जी ने, वो रेखा उन्होंने मिटाने की कोशिश की अपने खुद के कुर्सी को बचाने के लिए और अडानी को कुछ दिलाने के लिए। उसकी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी, हम लोगों को चुकानी पड़ेगी, और उसका दर्द मुझे रोज देखते हुए महसूस होता है कि इसका कितना भारी कीमत मुआवजा हमको देना है। देखिए, विदेश नीति की एक खूबी होती है कि वो पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, केवल एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होती है, बल्कि अपने देश का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों भला सोचती है। राजू भाई ने कई सारी बातें बताई कि ईरान से जो लगातार लोग बात करते हैं कि ईरान क्या हमारी मदद करता है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि ईरान से कितना तेल हमारा आया है, किस तरह से पेमेंट की गई है। आप ये देख लीजिए अलग अलग मुद्दों पर ईरान हमारे साथ कैसे खड़ा हुआ है। और सिर्फ ईरान नहीं, सच ये है कि पाकिस्तान अगर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना पाया तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि अरब मुल्क कभी पाकिस्तान के साथ उस तरह से खुलकर खड़े हुए नहीं जिस तरह से वो चाहता था। उसको लगता था कि मुस्लिम मुल्क के नाम पर सारे सारे अरब मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन नेहरू जी के समय से लेकर अब तक मतलब 11 साल पहले तक, और उसका फायदा मोदी जी को भी बहुत मिला है। जब भी वो अरब में गए हैं उनको सम्मान मिला है, वो पुराना ही बनाया हुआ है। उसका फायदा देश को मिला है, उसका फायदा इस तरह से मिला है कि हमारे देश के जाने कितने लोग अरब मुल्कों में जाकर नौकरी करते हैं और उनको सम्मान से, इज्जत से उनको रखा जाता है। ठीक है, पैसे पैसे ऊपर नीचे जब होते हैं, गरीब अमीर होते हैं तो बाकी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अरब देशों में हमारा ये स्टैंड रहा। यूरोप में चूंकि हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे, इसलिए यूरोप में एक अलग तरह का सम्मान रहा और ग्लोबल साउथ के हम लीडर रहे। आज कंडीशन ये हो गई है कि बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, बात ही मत कीजिए, ग्लोबल साउथ में भी आप बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। और चाइना ग्लोबल साउथ का केवल लीडर नहीं बना है, बल्कि आप कहिए कि वो उसको डायरेक्ट करने वाला बन गया है। जिधर वो चाहता है उधर ग्लोबल साउथ को लेकर जाता है और बीच में आप अकेले पड़े हुए हैं। और बाकी ये सवाल नहीं है, लेकिन मैं आज चाहता हूं राजू भाई की टिप्पणी से बातचीत खत्म हो। पवन खेड़ा हम सबके मित्र हैं और सब जानते हैं उनको।
उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश को ट्रॉल्स चला रहे हैं। मुझे मुझे बहुत नेताओं की बातें बहुत कम याद रहती हैं, लेकिन उनकी एक ये लाइन मुझे चुभ के रह गई। वाकई ऐसा लग रहा है कि ट्रॉल्स ने सारी दुनिया में जितनी हमारी इमेज खराब की है, जितना हमें बदनाम किया है, उन सब के बावजूद सरकार को उनकी चिंता ज्यादा है। उनके हिसाब से सरकार स्टैंड कम लेती है देश के भले के हिसाब से। उनके हिसाब से सरकार स्टैंड ज्यादा लेती है देश के भले के हिसाब से बहुत कम। राजू भाई, आपकी छोटी सी टिप्पणी और फिर आज की बात खत्म। सर 100% ये आपकी बात सही है कि ट्रॉल्स चलाते हैं नहीं है हमारी विदेश मेरी नीति नहीं में। मेरी नहीं, पवन भाई की बात है भाई, उनका श्रेय नहीं, उनको ही मिलना चाहिए। मैंने पवन भाई की वो बात पे कल उनका आर्टिकल भी वायर में आया था, जी उसके ऊपर बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल, पवन हाँ भाई ने आपने बहुत रिट्वीट अच्छी किया तरह था, से हाँ। समझाया। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं सर, इसमें प्रधानमंत्री और हिरेन जोशी शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो हर उस हैंडल को फॉलो करते हैं जो देश को गलत प्रोपागंडा करके बर्बाद कर रहा है। बस अब इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मन था कि इस मुद्दे पर राजू भाई से थोड़ी विस्तार में बात की जाए। राजू भाई ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। देखने वालों का भी शुक्रिया। हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपके जो भी सवाल हों, सुझाव हों, कमेंट में जरूर दें। आप ही हमारी ताकत हैं, आप हैं तो हम हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू।